नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डी मेथड्स एकेडमी कंप्लीट सॉल्यूशन टू जीके एंड कॉमर्स स्टडी बाय आर के सर। देखिए, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी वीडियो आपको पसंद आए उनको आप लाइक करें और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी को शेयर करें। देखिए, इस वीडियो में आज हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12 की जो व्यवसाय अध्ययन की बुक है उसके पहले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर रिवीजन करते हैं। देखिए, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के स्टूडेंट्स का एक पेपर बाकी है और उस पेपर का रिवीजन भी आपको करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला चैप्टर हमारे पास है प्रबंध के परिचय, प्रकृति, महत्व एवं क्षेत्र। देखिए, सबसे पहला इसका अति लघुतरात्मक प्रश्नों से बात शुरू करते हैं। अति लघुतरात्मक प्रश्नों में पहला प्रश्न है, प्रबंध की लॉरेंस एप्पले की परिभाषा दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, लॉरेंस एप्पले के अनुसार अन्य व्यक्तियों के प्रयासों से परिणाम प्राप्त करना ही प्रबंध है। दूसरा प्रश्न है, प्रबंध की कोई दो विशेषताएं। तो प्रबंध की दो विशेषताओं में पहला प्रश्न है, प्रबंध एक मानवीय क्रिया है क्योंकि यह समाज के श्रेष्ठ या विशिष्ट व्यक्तियों के द्वारा किया जाने वाला कार्य होता है। और दूसरा है, प्रबंध कार्य उद्देश्यहीन या लक्ष्यहीन नहीं हो सकता, इसलिए प्रबंध के कुछ निर्धारित लक्ष्य होते हैं। ठीक है, ये दो प्रश्न आपको अच्छे से याद करने हैं। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है, प्रबंध के दो सहायक उद्देश्य बताइए। तो प्रबंध के दो सहायक उद्देश्यों में सबसे पहला है विभिन्न संसाधनों में गुणवत्ता उत्पन्न करना और दूसरा है इनका यथोचित समय एवं स्थान पर उपयोग करना। तो ये प्रबंध के दो सहायक उद्देश्य हो गए। चौथा प्रश्न है, भावी पेशा किसे कहते हैं। जो पेशा आधुनिक व्यावसायिक तकनीकों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाता है उसे भावी पेशा कहते हैं, जैसे ज्ञान प्रबंध, समय का प्रबंध, सीखने का प्रबंध, इवेंट प्रबंध, जोखिम एवं सुरक्षा प्रबंध आदि। इसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है, प्रबंध सर्वव्यापी है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, यह प्रश्न जो है 2014 के बोर्ड के एग्जाम में भी आया हुआ है। प्रबंध सर्वव्यापी या सार्वभौमिक है क्योंकि इसमें उद्देश्य, कार्य एवं सिद्धांत व्यावसायिक और अव्यावसायिक संस्थाओं में उपयोग में लिए जा सकते हैं। यानी जो प्रबंध के उद्देश्य, कार्य और सिद्धांत होते हैं वो चाहे व्यवसाय संस्था हो चाहे अव्यावसायिक संस्था हो, सभी में उपयोग में लिए जा सकते हैं। इसके अलावा ये देश विदेश में भी उपयोग में लिए जा सकते हैं। यानी प्रबंध के ऐसे सिद्धांत होते हैं जो देश में हो चाहे विदेश में हो, सभी स्थानों पर समान रूप से उपयोग में लिए जा सकते हैं। प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। देखिए, ये जो प्रश्न है इम्पोर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में आता है। तो RBSC 2017 और 2019 में यह बात पूछा गया था कि प्रबंध एक अमूर्त शक्ति या अदृश्य शक्ति है। क्यों? क्योंकि इसे न देखा जा सकता है और न ही छुआ जा सकता है, किंतु इसके प्रयासों के परिणाम के आधार पर इसकी उपस्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। अब आता है लघुतरात्मक प्रश्न। तो लघुतरात्मक प्रश्नों में पहला प्रश्न है, प्रबंध की चार विशेषताएं समझाइए। तो प्रबंध की चार विशेषताओं में पहला पॉइंट है मानवीय तत्व एवं कार्य। प्रबंध में मानवीय तत्व की विशिष्ट भूमिका होती है, अर्थात प्रबंध एक मानव प्रधान है क्योंकि यह समाज के श्रेष्ठ या विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला कार्य है। दूसरी इसकी विशेषता है, यह एक पृथक क्रिया है। प्रबंध एक पृथक क्रिया है, इसमें नियोजन, संगठन, अभिप्रेरण और नियंत्रण सम्मिलित है। इन सभी कार्यों का उपयोग करके संस्था के निश्चित लक्ष्यों का न केवल निर्धारण किया जाता है अपितु उनको प्राप्त करने के प्रयास भी किए जाते हैं। तीसरा है उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्यपूर्ण। प्रबंध एक पूर्ण एवं उद्देश्यपरक है, अर्थात प्रत्येक प्रबंध की एक क्रिया का स्पष्ट या गर्भित उद्देश्य होता है जिन्हें प्राप्त करने के लिए प्रबंध किया जाता है। इसके बाद में आप देखिए, अगला जो हमारा प्रश्न है वो यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए, एक बार वापस से देखते हैं। तीसरा पॉइंट, उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्यपूर्ण। प्रबंध एक पूर्ण एवं उद्देश्यपरक है, अर्थात प्रत्येक प्रबंध की क्रिया का स्पष्ट या गर्भित उद्देश्य होता है जिन्हें प्राप्त करने के लिए प्रबंध किया जाता है। चौथा पॉइंट है सृजनात्मक कार्य। प्रबंध एक सृजनात्मक कार्य है क्योंकि इसमें प्रबंधक मानवीय तथा भौतिक संसाधनों का अधिकतम सदुपयोग कर न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करते हैं। अतः प्रबंध द्वारा इन सभी संसाधनों की प्रभावशीलता तथा दक्षता में वृद्धि करके अधिकाधिक उत्पादकता का सृजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रबंध के प्राथमिक उद्देश्य कौन से हैं। तो प्रबंध के प्राथमिक उद्देश्य का अभिप्राय किसी उद्योग उपक्रम से संबंधित विभिन्न पक्षकारों जैसे कर्मचारी स्वयं, संस्था प्रधान, उपभोक्ता, पूर्तिकर्ता,
विनियोगता एवं ऋणदाता आदि की संतुष्टि प्रदान करने से है, ताकि उपक्रम अपने निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके। प्रबंध के प्राथमिक उद्देश्यों में पहला पॉइंट हम लेते हैं, उचित लागत पर उत्पादों एवं सेवाओं का न केवल उत्पादन करना अपितु उन्हें उचित मूल्य पर वितरण करना। संस्था के संसाधनों का पूर्ण क्षमता से अनुकूलतम उपयोग करना। संस्था में कार्यरत व्यक्तियों को विचक्षण शिक्षा, प्रशिक्षण एवं पदोन्नति देकर विकास करना, ताकि उन्हें अपनी रुचि के अनुसार कार्य मिल सके। उपक्रम को उचित मात्रा में लाभार्जन करना। उपक्रम के मानवीय संसाधनों को उचित एवं पारिश्रमिक देना। पूर्तिकर्ताओं को शर्तों के अनुसार भुगतान करना एवं स्वामियों को उचित प्रतिफल प्रदान करना। यह था हमारा दूसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में हम बात करें, उदारीकरण से पूर्व प्रबंध के 4 महत्व बताइए। तो उदारीकरण का अर्थ हम जानते हैं अच्छे से, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन सन 1991 में लागू हुए थे। तो उदारीकरण का अर्थ उन नीतियों को बनाने से है जिनके द्वारा किसी देश के आर्थिक एवं औद्योगिक बाधक घटकों को समाप्त या ढीला किया जाता है। उदारीकरण से पूर्व प्रबंध के 4 महत्व को इन शीर्षकों के माध्यम से समझाया जा सकता है। आर्थिक लाभार्जन क्षमता। उदारीकरण के पूर्व विक्रेता बाजार था, जैसा चाहे वैसा उत्पादन और वैसा मूल्य और विक्रय किया जाता था। इसलिए विपणन प्रबंध पर विशेष खर्चा न होने की वजह से उद्योगों की लाभार्जन क्षमता अधिक रही थी। दूसरी बात है एकाधिकार एवं सीमित प्रतिस्पर्धा। उद्यमियों के उदारीकरण के पूर्व उद्यमियों का प्रबंध केवल इतना ही था कि उत्पादों पर एकाधिकार कैसे स्थापित किया जाए और एकाधिकार है तो कैसे बनाए रखें। इसके अतिरिक्त सीमित प्रतिस्पर्धा होने के कारण प्रबंध को कोई नवाचार या प्रतिस्पर्धात्मक नीति भी नहीं बनानी पड़ती थी। इसके बाद में तीसरा पॉइंट है परंपरागत प्रबंध विधियाँ। उदारीकरण के पूर्व उद्योग अपनी परंपरागत या पुरानी विधियाँ ही काम में लेकर उद्योग का विकास एवं विस्तार कर लेते थे। इससे ही उनका लाभ बढ़ जाता था। मानवीय संसाधनों पर कम ध्यान, यह गौण था, इसलिए प्रबंध के लिए यह चुनौती नहीं थी। इन्हें संतुष्ट किया एवं प्रेरणात्मक मजदूरी देकर अधिक कार्य हेतु प्रेरित किया जाए। चौथा प्रश्न है उदारीकरण के पश्चात प्रबंध के 4 महत्व को समझाइए। तो उदारीकरण के पश्चात प्रबंध के 4 महत्वों में पहला पॉइंट आता है हमारा विभिन्न पक्षकारों की संतुष्टि। उदारीकरण के पश्चात प्रबंध का उद्देश्य अधिक लाभार्जन के स्थान पर हित रखने वाले सभी पक्षकारों जैसे स्वयं, स्वामी, कर्मचारी, उपभोक्ता, पूर्तिकर्ता एवं ऋणदाता आदि को संतुष्ट रखा गया और उन्हें संतुष्ट भी किया गया। पूर्ण प्रतिस्पर्धा। उदारीकरण के पश्चात प्रतिस्पर्धा का स्वरूप बदल गया। परिणाम स्वरूप प्रबंध को पूर्ण प्रतिस्पर्धा में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए उत्पादों की उचित किस्म, कीमत एवं आपूर्ति करना एक चुनौती बन गई। मानवीय संसाधनों पर ध्यान। उदारीकरण के पश्चात प्रबंध ने मानवीय संसाधनों पर विशेष ध्यान दिया। परिणामतः उनका विकास हुआ, उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ और गुणवत्ता का जीवन व्यतीत करने लगे। चौथा पॉइंट आता है क्रेता बाजार। उदारीकरण के पश्चात प्रबंध ने क्रेता को एक राजा जाना और इसी के अनुसार वस्तु का उत्पादन, वितरण, विक्रय, पश्चात सेवा, शिकायत निवारण तथा मांग के अनुसार पूर्ति आदि पर ध्यान दिया गया। पांचवा प्रश्न हमारा आता है बच्चों, प्रबंध विज्ञान एवं कला के रूप में है, समझाइए। प्रबंध विज्ञान एवं कला के रूप में है, समझाइए। तो देखिए हमारे पास प्रबंध विज्ञान एवं कला के रूप में है, समझाइए। तो देखिए प्रबंध विज्ञान एवं कला के रूप में है, इसका वर्णन इस प्रकार से। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रबंध विज्ञान के रूप में। विज्ञान का अर्थ क्रमबद्ध अध्ययन से है, जो कारण एवं परिणाम में संबंध स्थापित करता है और अवलोकन तथा परीक्षणों पर आधारित है। विज्ञान में यह विशेषताएं हैं, यह किसी विषय का उद्देश्य परक अध्ययन है। इसके सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। विज्ञान रूपी ज्ञान को अर्जित एवं हस्तांतरित किया जा सकता है और इसमें वैज्ञानिक रीति का प्रयोग अति महत्वपूर्ण है। प्रबंध एक विज्ञान है क्योंकि इसके उपलब्ध सिद्धांत कारण एवं परिणाम पर आधारित है। इसके सार्वभौमिक सिद्धांत होते हैं। प्रबंधकों के निर्णय विधि परीक्षणों के परिणाम है। प्रबंध विज्ञान ज्ञान एवं सुव्यवस्थित क्रमबद्ध संग्रह है। प्रबंध को एक व्यवहारिक विज्ञान कहा जा सकता है और क्योंकि इसका संबंध जो मनुष्य से होता है। प्रबंध के सिद्धांत लचीले होते हैं। प्रबंध परिस्थिति जन्य होता है। प्रबंध क्या होना चाहिए पर जोर देता है। प्रबंध एक सरल विज्ञान है, न कि कठोर विज्ञान। प्रबंध कला के रूप में। कला का अर्थ किसी कार्य को सर्वश्रेष्ठ ढंग से करने की क्रिया से है, अर्थात चातुर्य के प्रयोग से इच्छित परिणाम प्राप्त करना ही कला है। कला में यह विशेषताएं होती है, यह व्यक्तिगत होती है। कला की सफलता व्यक्ति की योग्यता एवं अनुभव पर निर्भर करती है। यह एक व्यावहारिक ज्ञान है। इसका उपयोग ठोस उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है और इसका संचय नहीं हो सकता।
तो देखिए बच्चों, ये बात थी प्रबंध कला के रूप में किस प्रकार से हो सकती है। प्रबंध को एक कला कहा जाता है क्योंकि यह पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रबंध के ज्ञान, अनुभव एवं चातुर्य का प्रयोग करता है। इसका प्रबंध में व्यवहारिक अनुभव पर अधिक महत्व दिया जाता है। इसका हस्तांतरण नहीं किया जा सकता, एक तरह से कठिन होता है। आप अपनी कला को जो है किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। प्रबंध का संबंध मानवीय व्यवहार से होता है। प्रबंध कला का संचय संभव नहीं है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रबंध विज्ञान एवं कला दोनों हैं, क्योंकि दोनों की विशेषताएं प्रबंध में विद्यमान हैं। ये दोनों प्रबंध को पूर्णता प्रदान करते हैं। प्रबंध क्षेत्र में विज्ञान एवं कला दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। देखिए, अब हमारा अगला लघुत्तरात्मक प्रश्न आता है, प्रबंध बहुविधा के रूप में है, समझाइए। तो ज्ञान के प्रत्येक स्वतंत्र शाखा को विधा कहा जाता है, जैसे कला, विज्ञान, वाणिज्य, कानून आदि। प्रत्येक विधा का अपना उद्देश्य होता है और उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न सिद्धांतों का विकास किया जाता है। वैसे प्रबंध अपने आप में एक स्वतंत्र विधा है, किंतु इसके सिद्धांतों को विकसित करने में निम्न विधाओं के योगदान के कारण इसे बहुविधा के रूप में माना जाता है। यानी कि जो प्रबंध है उसके अंदर अन्य जो शास्त्र हैं उनका भी इसके अंदर योगदान रहा है। तो सबसे पहला है, अर्थशास्त्र ने प्रबंध में निर्णय प्रक्रिया, संसाधनों का आवंटन, संसाधनों के समुचित उपयोग आदि से संबंधित सिद्धांत दिए हैं। राजनीति शास्त्र ने संगठन, संरचना, संगठन के सिद्धांत, नौकरशाही आदि को योगदान दिया है। जीव विज्ञान और मनोविज्ञान ने व्यक्ति के व्यवहार को समझने एवं उसे नियंत्रित करने संबंधी सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है। समाजशास्त्र ने व्यक्ति समूह को अवधारणा एवं उनकी कार्यप्रणाली समझने में योगदान दिया है। मानव शास्त्र ने नैतिक मूल्यों और व्यावसायिक नैतिकता से संबंधित सिद्धांतों के विकास में योगदान दिया है। ये थे हमारे छठा प्रश्न। देखिए, इसके अंदर हम आपको एक बार वापस से बता देते हैं कि हमने शुरुआत से जो है इसके अंदर, देखिए ये हमारे चैनल का नाम है, जिसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको इस चैनल पे कॉमर्स ही नहीं, कॉमर्स के अलावा और भी सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी मिलेगी। व्यवसाय प्रबंध कक्षा 12 का पहला चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं। अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों में प्रबंध की परिभाषा, ठीक है, लॉरेंस एप्पले की परिभाषा, प्रबंध की दो विशेषताएं, प्रबंध के दो सहायक उद्देश्य, भावी पेशा किसे कहते हैं, प्रबंध सर्वव्यापी है, प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। फिर इसके बाद में लघुत्तरात्मक प्रश्न, और इसके बाद में ये दूसरा प्रश्न हो गया, ये तीसरा प्रश्न आ गया यहाँ पर, चौथा प्रश्न ये हमारे सामने है, इसको अपन देख सकते हैं। ये हमारा पाँचवा प्रश्न आ गया, ये हमारा छठा प्रश्न आ गया। तो देखिए, आप इन सभी की अच्छे से रिवाइज कर लें और आपका जो एक चैप्टर पेपर बाकी है उस पेपर की आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और मैं आपको चैप्टर वाइज आपकी बीएसटी के जो चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स के जो पीछे के प्रश्न हैं पाठ्य पुस्तक के, वो प्रश्न इसके माध्यम से तैयार कराऊंगा। और कुछ वीडियो आपको जो है पिछले सालों के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनका भी आपको प्रोवाइड करवाऊँगा, ठीक है। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। आज के वीडियो में इतने काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।